नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे आरएसएस को लेकर। आरएसएस कैसे इतना बड़ा संगठन बन गया, जहां कुछ लोग आरएसएस की आलोचना करते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें ऐड होते हैं। तरीके से ग्रुप काम करता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। डिटेलिंग वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए एंड इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सन 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था, सदियों की गुलामी खत्म हुई, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। यह लड़ाई सीमाओं की नहीं थी, यह लड़ाई विचारों की थी। एक तरफ नई गवर्नमेंट थी जो संविधान, लोकतंत्र और आधुनिक भारत की नींव रख रही थी। दूसरी तरफ ऐसे संगठन थे जो मानते थे कि भारत की पहचान उसकी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत में छिपी है। इन्हीं संगठनों में एक ऐसा संगठन था जिसका नाम था आरएसएस, जो उस समय सत्ता में नहीं था, चुनाव नहीं लड़ता था, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीति की दिशा बदलने लगता है और यही ये संगठन आरएसएस कहलाता है। तो अगर आज हम भारत की राजनीति की बात करें तो आरएसएस का नाम लगभग हर बड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा होता है। कुछ लोग इसे राष्ट्र निर्माण की प्रभावशाली सामाजिक संस्था कहते हैं, तो कुछ इसे भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालने वाला वैचारिक संगठन मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक ऐसा संगठन जो कभी चुनाव नहीं लड़ता है, उसके बारे में यह क्यों कहा जाता है कि उसने सदियों के बाद भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। सफर कहां से शुरू हुआ और कैसे एक छोटे से स्वयंसेवक संगठन ने दशकों में इतना व्यापक प्रभाव बना लिया, इस कहानी को पूरा समझने के लिए हमें आज से लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। तो साल होता है 1925, जगह होती है नागपुर। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था। देश भर में आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही थी। कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे। जैसे कई नेता अलग अलग तरीकों से अंग्रेजी शासन को चुनौती दे रहे थे। लेकिन इसी दौर में एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एक अलग दिशा सोच रहे थे। हेडगेवार पहले कांग्रेस से जुड़ते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग ले चुके होते हैं, लेकिन समय के साथ वो मानने लगते हैं कि केवल अंग्रेजों को ही हटाना पर्याप्त नहीं है। उसके अनुसार समाज को संगठित करना, अनुशासन विकसित करना और सांस्कृतिक एकता को खूबसूरत करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। शुरुआत बहुत छोटी थी। स्वयंसेवक एक खुला मैदान, साधारण गणवेश और नियमित शाखाएं। शाखाओं में शारीरिक व्यायाम, खेल, अनुशासन, समूह गतिविधियां और वैचारिक चर्चाएं होती थी। उद्देश्य था ऐसे स्वयंसेवक तैयार करना जो समाज सेवा और संगठन निर्माण की भूमिका निभा सकें। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही छोटा सा संगठन आगे चलकर भारत के सबसे प्रभावशाली संगठनों में गिना जाएगा। आरएसएस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने शुरुआत से ही खुद को चुनावी राजनीति से अलग रखा। संगठन का कहना था कि उसका काम व्यक्ति निर्माण और समाज संगठन का है, राजनीतिक दल बनाना उसका उद्देश्य नहीं है। यही वजह थी कि शुरुआती वर्षों में उसकी चर्चा सीमित दायरे तक ही रहती है। 1930 और 1940 के दशक में भारत का राजनीतिक माहौल लगातार बदल रहा होता है। एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा होता है, दूसरी तरफ देश में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहे थे। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, कई क्षेत्रों में दंगे हो रहे थे। इसी समय आरएसएस ने अपने संगठन का विस्तार जारी रखा। समर्थकों का कहना था कि इस दौर में संघ ने अनुशासन और संगठन पर जोर दिया, जबकि आलोचकों का आरोप था कि वह स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस जैसी प्रत्यक्ष भूमिका निभाने से दूर रहा। इतिहासकारों के बीच में इस विषय पर अलग अलग मत मिलते हैं। फिर साल आता है 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है, लेकिन आज़ादी के साथ विभाजन का दर्द भी आता है। लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। उस दौर में कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के स्वयंसेवकों ने राहत शिविर में काम किया। आरएसएस के समर्थन का कहना है कि उसके स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सहायता, भोजन,
और सुरक्षा व्यवस्था में योगदान दिया। वहीं आलोचक इस समय की राजनीति और सांप्रदायिक तनाव को लेकर संगठन पर अलग अलग प्रश्न भी उठाते रहे हैं। यह बहस आज भी इतिहास और राजनीति का एक हिस्सा मानी जाती है। लेकिन भारत की राजनीति को झकझोर देने वाली सबसे बड़ी घटना भी बाकी थी। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो देश स्तब्ध था, ऐसा लग रहा था जैसे नए भारत की आत्मा पर हमला हुआ हो। कि आरोपी नाथूराम गोडसे पहले आरएसएस से जुड़े थे, हालांकि बाद में वे अन्य संगठनों और गतिविधियों से भी जुड़े। महात्मा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का आरोप था कि संगठन का वातावरण हिंसक विचारों को बढ़ावा देता है। हत्या में संगठन की किसी भी संस्थागत भूमिका से इनकार किया। यह प्रतिबद्ध आरएसएस के इतिहास का सबसे बड़ा संकट बन जाता है। हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया जाता है, शाखाएं बंद कर दी जाती हैं, संगठन के सामने अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। क्या आरएसएस इस प्रतिबंध के बाद समाप्त हो जाएगा, या फिर यही संकट उसे पहले से कहीं और अधिक संगठित और प्रभावशाली बना देगा? यह वही दौर था जिसने आने वाले दशकों की भारतीय राजनीति की दिशा की नींव बदल के रख दी। साल होता है 1949। सिर्फ एक साल पहले तक ऐसा लग रहा था कि शायद आरएसएस का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। संगठन पर प्रतिबंध लग चुका था, हजारों स्वयंसेवकों को जेल में बंद कर दिया गया था और देश का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। लेकिन इतिहास अक्सर वहीं से करवट लेता है जहां से लोग कहानी का अंत मान लेते हैं। लगभग 1.5 साल तक चली जांच, बातचीत और राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जुलाई 1949 में भारत सरकार ने कुछ शर्तों पर आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। संगठन ने एक लिखित संविधान अपनाया, अपनी संरचना और औपचारिकता को एक रूप दिया और सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया कि वह एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के रूप में काम करेगा। यहीं से आरएसएस ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ ली। अगर किसी विचार को लंबे समय तक जीवित रखना है तो सिर्फ विरोध करना काफी नहीं होता, उसके लिए संस्थाएं बनानी पड़ती हैं, ऐसे लोग तैयार करने पड़ते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उसी विचार को आगे बढ़ाएं। और शायद यही आरएसएस की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनती है। अगले कुछ वर्षों में संगठन ने केवल शाखाएं बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों का विस्तार किया। छात्र, शिक्षक, मजदूर, किसान, आदिवासी क्षेत्र, शिक्षा, सेवा कार्य, महिला संगठन, हर क्षेत्र में अलग अलग संस्थाएं बनाने लगा। समय के साथ इन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार कहा जाने लगा। समर्थकों का कहना था कि इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। वहीं आलोचकों का आरोप था कि यह वैचारिक प्रभाव को व्यापक बनाने की दीर्घकालिक रणनीति थी। दोनों दृष्टिकोण आज भी सार्वजनिक बहस का हिस्सा हैं। लेकिन एक समस्या अभी भी थी, आरएसएस खुद चुनाव नहीं लड़ता था। अगर सत्ता में जाकर नीतियां बदलनी हो, अगर कानून बनाने हो, अगर सरकार की दिशा तय करनी हो, तो राजनीति में एक मंच की जरूरत होती है। यहीं से इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। वे पहले नेहरू कैबिनेट के मंत्री रह चुके थे, यानी कि कांग्रेस में वो एक मंत्री रह चुके होते हैं। लेकिन कई नीतिगत मतभेदों के बाद उन्होंने सरकार छोड़ दी। उनका मानना था कि देश को एक मजबूत वैकल्पिक एंड राजनीतिक दल की आवश्यकता है। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। जनसंघ एक राजनीतिक पार्टी थी, जबकि आरएसएस खुद को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बताता रहा। दोनों अलग अलग संस्थाएं थीं, लेकिन शुरुआत वर्षों में जनसंघ के कई प्रमुख नेता आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। यहीं से भारतीय राजनीति में एक नया वैचारिक अध्याय शुरू होता है। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं होती है। उस समय भारत की राजनीति पर कांग्रेस का लगभग एक छत्र पूरा कब्जा होता है। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री होते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत कांग्रेस के साथ होती है। केंद्र से लेकर अधिकांश राज्यों तक उनकी सरकारें थीं। विपक्ष बेहद कमजोर होता है। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। जनसंघ ने चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम बहुत सीमित रहते हैं। कुछ सीटें मिली, लेकिन सत्ता तो अभी बहुत दूर की बात थी। कई लोगों ने कहा कि यह पार्टी कभी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन शायद वे एक बात भूल रहे थे, आरएसएस चुनाव 5 साल के हिसाब से नहीं सोचता था। उसकी कार्यशैली दशकों में परिणाम देखने वाली थी। अब दूसरे दल चुनावी रणनीति बना रहे थे। तब हजारों स्वयंसेवक गांव, कस्बों और शहरों में संगठन खड़ा कर रहे थे, शाखाएं बढ़ा रहे थे।
नए प्रचारक निकल रहे थे। सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में उपस्थिति मजबूत की जा रही थी। इसी दौरान एक नाम धीरे धीरे संगठन के भीतर उभर रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वे जनसंघ के एक प्रमुख विचारों में से एक बनते हैं। उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत रखा। उनके अनुसार भारत का विकास केवल पश्चिमी आर्थिक मॉडल की नकल से नहीं बल्कि भारतीय समाज और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए। समर्थकों ने इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप वैचारिक मॉडल बताया। आलोचकों ने इसे अलग अलग व्याख्याएं की, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं कि इस विचार ने जनसंघ को एक वैचारिक पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आता है 1960 एंड 1960 का दशक आते आते भारत बहुत बदल रहा होता है। 1962 में चीन का युद्ध हो जाता है, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होता है, आर्थिक चुनौतियां आती हैं, खाद्यान्न संकट में होता है, और फिर 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। कांग्रेस तब भी मजबूत थी, लेकिन उसके भीतर भी बदलाव शुरू हो चुके थे। इसी दौर में जनसंघ धीरे धीरे अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ा रहा था। अभी वह सत्ता से काफी दूर था, लेकिन कई राज्यों में उसकी पहचान बन चुकी होती है। फिर आता है 1967 का चुनाव। यह चुनाव भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। कई राज्यों में कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई या उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। विभिन्न विपक्षी दलों ने मिलकर सरकारें बनाई, जिसमें जनसंघ ने भी कुछ राज्यों में साझेदार सरकारें बनाई। यह पहली बार था जब जनसंघ केवल विपक्ष में बैठने वाली पार्टी नहीं रहा था, बल्कि सत्ता के अनुभव का हिस्सा भी बन जाता है। हालांकि इसका सफर यहीं तक स्थिर नहीं था। सरकारें गिरती रहीं, गठबंधन टूटते रहे, राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, लेकिन आरएसएस और जनसंघ दोनों एक चीज लगातार कर रहे थे, संगठन का विस्तार। इसी दौरान एक युवा प्रचारक जिसने बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया और वर्षों तक संगठन के लिए काम किया, धीरे धीरे अलग अलग जिम्मेदारियां संभालता रहा। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह वक्त आने वाले दशकों में भारत की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बनेगा। उसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन उसकी कहानी तक पहुंचने में अभी कई दशक बाकी थे, क्योंकि भारतीय राजनीति को हिला देने वाली सबसे बड़ी घटना अभी भी सामने आने वाली थी। एक ऐसा फैसला जिसने लोकतंत्र, विपक्ष, मीडिया, अदालतें और पूरे राजनीतिक सिस्टम को चुनौती के सामने खड़ा कर दिया था। 25 जून 1975 देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू हो जाती है, और यही वो दौर था जिसने आरएसएस, जनसंघ और पूरे विपक्ष की राजनीति को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 25 जून 1975 रात के लगभग 12 बजे देश के अधिकांश लोग सो रहे होते हैं, लेकिन दिल्ली में सत्ता के गलियारों में एक ऐसा फैसला लिया जा चुका था जो आने वाले 21 महीनों तक भारत के लोकतंत्र की दिशा बदलने वाला था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। सरकार का तर्क था कि देश आंतरिक अस्थिरता, राजनीतिक अशांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। दूसरी ओर विपक्ष दलों और अनेक लोकतंत्र समर्थकों ने इस लोकतांत्रिक अधिकारों पर सबसे बड़ा प्रहार बताया इसको। कुछ ही घंटों में विपक्ष के बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। सरकार की अनुमति के बिना बहुत सी खबरें प्रकाशित नहीं हो सकती थी। सरकार की आलोचना करना इतना आसान नहीं रह गया था। पूरा देश जैसे एक अलग दौर में प्रवेश कर चुका था। इसी समय आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध लग जाता है। सरकार का आरोप था कि संगठन राजनीतिक विरोध को संगठित कर रहा है और व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। आरएसएस ने इन आरोपों से असहमति जताई और प्रतिबद्ध करने का विरोध किया। हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया जाता है, कई प्रचारक भूमिगत हो जाते हैं। यहीं से इस कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, भूमिगत नेटवर्क। जहां खुले मैदानों में शाखाएं लगाने वाले स्वयंसेवक अब गुप्त बैठकों में मिलने लगे। कई कार्यकर्ता नकली नामों से यात्रा करते थे। कुछ लोग रात के अंधेरे में पर्चे बांटते थे। कुछ संदेश लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी जानकारी पहुंच रही थी, संदेश फैल रहे थे, विरोध संगठित हो रहा था। इतिहासकारों के अनुसार इमरजेंसी के दौरान अलग अलग विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर पर विरोध जारी रखा। आरएसएस के समर्थकों का कहना था कि संगठन ने इस दौरान भूमिगत नेटवर्क चलाने
और कार्यकर्ताओं को संगठित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं कुछ आलोचक इस भूमिका के प्रभाव और दायरों को अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन एक बात लगभग सभी मानते हैं, इमरजेंसी ने भारतीय विपक्ष को एक साझा मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया। जो नेता कल तक एक दूसरे की राजनीति करते थे, अब वही एक उद्देश्य के लिए एक साथ खड़े होते हैं, लोकतंत्र की बहाली के लिए। लगभग 21 महीने के बाद जनवरी 1977 अचानक चुनाव घोषणा होती है। शायद सरकार को विश्वास था कि जनता उसका साथ देगी, लेकिन चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी। कांग्रेस, जो लगभग 3 दशकों से राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकत थी, पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाती है। जनता पार्टी की सरकार बनती है। इस नई पार्टी में कई राजनीतिक धाराएं शामिल थीं। इन्हीं में भारतीय जनसंघ के नेता भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एंड प्रसारण मंत्री बनते हैं। पहली बार जनसंघ की पृष्ठभूमि से आए नेताओं को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। ऐसा लग रहा था कि वर्षों के संघर्ष के बाद ये परिणाम आया है, लेकिन सत्ता तक पहुंचना जितना कठिन था, उससे ज़्यादा कठिन था कि उसे संभाल के रखना। जनता पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेद लगातार बढ़ने लगे। सबसे बड़ा विवाद होता है कि जनता पार्टी के वे नेता जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से है, संगठन से अपना संबंध पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। इसे दोहरी सदस्यता का विवाद कहा जाने लगता है। एक पक्ष का कहना था कि सरकार चलाने वाले नेताओं को किसी वैचारिक संगठन से जुड़ना नहीं चाहिए। दूसरा पक्ष कहता था कि आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, इसके लिए उससे जुड़ाव में कोई समस्या नहीं है। यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि जनता पार्टी टूटने लगती है, सरकार गिर जाती है और एक बार फिर से ऐसा लगा कि वर्षों की मेहनत शायद बेकार चली गई। लेकिन इतिहास एक और मोड़ लेता है। 6 अप्रैल 1980 नई दिल्ली एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। शुरुआत में पार्टी ने गांधीवादी, समाजवाद जैसे विचारों पर भी जोर दिया और खुद को व्यापक समर्थन वाली पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन शुरुआती चुनावी प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहते हैं। 1984 का लोकसभा का चुनाव होता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सहानुभूति की लहर होती है। कांग्रेस ने एक ऐसी जीत दर्ज की और बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत सकी, सिर्फ 2 सीटें। आज यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय कई राजनीतिक विश्लेषकों की भविष्यवाणी थी कि शायद यह पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में कभी एक बड़ी ताकत नहीं बन पाएगी। लेकिन वे एक बार फिर आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत को बहुत कम आंक रहे थे। जब चुनावी हार से राजनीतिक दल कमजोर पड़ जाते हैं, तब संगठन उन्हें फिर से खड़ा करता है। आरएसएस अपनी शाखाएं बढ़ाता है और नए स्वयंसेवक जोड़ता है। सेवा कार्य जारी थे। छात्र संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन और अन्य सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से वैचारिक और सामाजिक नेटवर्क मजबूत होता जा रहा था। यही वह आधार था जिस पर अगले दशक में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला था। एक ऐसा आंदोलन जिसने करोड़ों लोगों को सड़कों पर ला दिया, जिसने चुनावी राजनीति की दिशा ही बदल के रख दी और जिसने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिला दी। इस आंदोलन का नाम था श्री राम जन्मभूमि आंदोलन। अगले भाग में हम देखेंगे कि यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने देश की राजनीति को कैसे बदल दिया, आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों की क्या भूमिका रही और कैसे 1980 के दशक के अंत से भारतीय राजनीति का शांति संतुलन तेजी से बदलने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।